तो हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का सेट नंबर 5। कौन सा? सेट नंबर 5। इससे पहले आप लोगों को सेट 1 2 3 4 एकदम बहुत अच्छे से बताया गया स्टूडेंट जी। यदि आप वीडियो नहीं देखे ना, आप वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि परीक्षा में ये सब के सब आना ही आना है। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और ये नहीं देखे तो समझ लीजिए कि अपना एक एग्जाम से नाता तोड़े मेरे भाई। तो आप इसको देखिए जाकर, और अच्छे से ढंग से 35 ऑब्जेक्टिव का सेट 5 को दिया गया है, जो कि आप लोगों को परीक्षा में लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चूज करने के बाद, सेटअप करने के बाद तब जाकर आपको बता रहे हैं स्टूडेंट जी। आप जाकर वीडियो पहले देखिए उसको। और आइए आज का शुरू करते हैं पहला वीडियो। पहला प्रश्न, वीडियो नहीं, पहला प्रश्न, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में वायु परिवहन का मतलब समझ रहे हो ना, फ्लाइट, यानी कि जो वायु परिवहन का मतलब होता है, जो आप लोग एयरक्राफ्ट जान रहे हैं, यानी कि जहाज, हेलीकॉप्टर, वायु। तो भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था मेरे भाई? तो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 इज द राइट आंसर। 1911 में वायु परिवहन का शुरुआत किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? बाबू, भारत का सबसे बड़ा पतन मुंबई हाई पतन है। कौन नहीं जानता है मेरे भाई? कौन है? रगड़ दीजिए, क्योंकि आप ही का बारी है। और एग्जाम में जाइए और अपने आप में जोश लाइए इतना कि आप ही बनेंगे ताकतवर एग्जाम का एकदम। देखिए इधर, हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा, बाबू हजीरा जो है आप लोग पता होना चाहिए, गुजरात में स्थित है। हजीरा कहां पर स्थित है मेरे भाई? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय, समझिएगा, रेलवे की स्थापना कब हुई थी? पता होना चाहिए आप लोगों को। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि पहली बार जो है, जो रेल जो था, यानी रेल मतलब भारतीय रेलवे को 1853 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये मुंबई से थाने की भी चलाया गया था, आपको पता होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करवाड़ पतन कहां पर है बाबू? करवाड़, कर्नाटक में होगा। करवाड़ पतन जो है कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। करवाड़ कर्नाटक में स्थित है मेरे भाई। याद कर लीजिए एकदम ढंग से, आप पढ़िए, क्योंकि आपका एग्जाम देखिए कै दिन बचा है जी, कै दिन बचा है भाई। एकदम आज 4 तारीख है और आप लोगों को 1 तारीख से एग्जाम प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप पढ़िए ढंग से मेरे भाई। लोहा और इस्पात उद्योग है, लोहा और इस्पात उद्योग है। तो भाई देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लोहा और इस्पात के बिना, इस्पात का मतलब स्टील, इसके बिना कोई भी उद्योग चल ही नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी मशीन, औजार वगैरह बनाया जाता है तो लोहा और इस्पात का ही प्रयोग करके बनाया जाता है मेरे भाई। तो इसलिए लोहा और इस्पात उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग जो है आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग का जननी कहा जाता है इसको। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? थोड़ा गौर करिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है मेरे भाई? तो ये है, कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट नंबर सवाल है मेरे भाई, अच्छे से, निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना समझ में आ रहा है? गोंडवाना कोयले के लिए प्रमुख जो है बाबू, या प्रसिद्ध जो है, वो है हमारा झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। झारखंड आप लोग समझ में आ रहा होगा, जो कि बिहार से सन 2000 में अलग हो गया था। ठीक है मेरे भाई, आगे देंगे। नो आमुंडी लौ अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए, मुंडा प्रजाति जो है पाए जाते हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। तो नोआ मुंडी लौ अयस्क क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड में है। कहाँ पर है मेरे भाई? झारखंड में। इसका भी राइट आंसर झारखंड। नेक्स्ट है मेरे भाई, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई आप लोगों को पिछला वीडियो में भी सवाल आया था, और याद रहिएगा, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है, मैग्नीज मॉस से, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र कहाँ पर है? मैग्नीज, ये मध्य प्रदेश में है मेरे भाई। नेक्स्ट नंबर, मुंबई हाई क्या है? अभी जस्ट हम बताए हैं कि मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है। पेट्रोलियम क्षेत्र है। मुंबई हाई क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है मेरे भाई। आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए। आप लोग का हिस्ट्री का भी आप लोग का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 अपलोड है। सेट 4, सेट 5 बहुत जल्द ही उस पर अपलोड होगा। और पॉलिटिकल साइंस बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, यानी कि 3 या 4 दिन के अंदर पॉलिटिकल साइंस के 5 सेट जाएंगे। और आप लोग उसको ढंग से तैयारी कर लीजिएगा। और हिंदी इंग्लिश का सेट डलाता रहेगा हमेशा। आप लोग अच्छे से ढंग से बाबू सबके सब सेट यानी ऑब्जेक्टिव याद करते रहे, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव सही सही मारेंगे तो आप तो बन गए ना किंगडम। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? मतलब कि ये आप लोग बताया गया था बाबू, सूती वस्त्र जो है खनिज आधारित उद्योग नहीं है, एक कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि इस एक कपास से बनाया जाता है ना। नेक्स्ट मेरे भाई, डिगबोई प्रसिद्ध है। तो भाई आप लोग पता ना चाहिए, डिगबोई जो है क्या है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए डिगबोई, आप लोग डिगबोई तेल शोधक कारखाना नाम सुने होंगे। भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। तो मेरे भाई भारत में जल संसाधन से जो जुड़ी समस्या है उसमें आता है संरक्षण, जल को बचाना भी है मेरे भाई, वितरण करना है। वितरण का मतलब होता है कि सभी के पास पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जीने का आधार वायु के बाद जल ही आता है। उपलब्धता, जल की उपलब्धता भी होना चाहिए, यानी कि इसमें से जल से जुड़ी जो समस्या है इसमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा? डी। कौन सा? डी, इनमें से सभी मेरे भाई। नेक्स्ट है पायकारा जल विद्युत परियोजना है। पायकारा जल विद्युत परियोजना है मेरे भाई। पायकारा जो है जल विद्युत परियोजना जो है, समझिएगा, विद्युत तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? मेरे भाई चाय उत्पादक में जो अग्रणी राज्य है वो है असम। कहाँ है मेरे भाई? असम। असम की राजधानी दिसपुर। देखिए इधर, आप नहीं जान रहे हैं कि चाय उत्पादक में सर्वप्रथम पर है, एक नंबर पर जो है अग्रणी राज्य जो है वो कौन सा है? असम है मेरे भाई। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, ढंग से। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, चाय में रेशा तो नहीं पाया जाता है, गेहूं में रेशा नहीं पाया जाता है, कॉफी में नहीं पाया जाता है, तो कपास में रेशा पाया जाता है। रेशेदार फसल कपास हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट है मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जो क्षेत्र है, जूट मतलब समझ में आ रहा है ना, तो आप लोग बता दें जाए, सब महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र जो है गंगा डेल्टा है। कौन सा है? गंगा डेल्टा, क्योंकि गंगा के तट पर ज्यादा से ज्यादा जूट की खेती की जा रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? बाबू समझिए, तो भारतीय कृषि की समस्या तो इसमें सभी होगा, क्योंकि देखिए निम्न उत्पादकता, यहाँ पर उत्पादकता कम होता है, ये भी हो जाएगा। विखंडित जोत, यानी कि आप लोग पता होना, धीरे धीरे खेत जो बड़ा बड़ा पहले हुआ करता था, अब बंटवारे हो तो छोटे होते जा रहा है, विखंडित होते जा रहा है, टूटते चला जा रहा है, ये भी समस्या है। और आप लोग पता होना चाहिए, यहाँ पर अनियमित मानसून, यहाँ पर कभी मानसून आता है कभी नहीं आता है, तो भी दिक्कत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी, इनमें से सभी मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, जियो एकदम आप लोग ऐसा ही पढ़ते रहे ढंग से, एकदम मजा आएगा, एकदम गर्दा हो जाएगा, गर्दा हो जाएगा। ठीक है ना, तब क्रिस के सुनेंगे गाना। ठीक है ना, पढ़ाई नहीं किया तो अभी क्या किया? देखिए इधर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है मेरे भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग। कौन सा है? पीटर्सबर्ग, एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो मेरे भाई आप लोग बताया गया था कि ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है आप लोग का उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका से संबंधित। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स जल मार्ग है, ठीक है ना, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेक्स्ट ढंग से, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक जो है आप लोग बताया गया था, आप लोग जब पढ़ाई हो रहा था, ओपेक जो है एक वायल संबंधित एक तेल का संगठन, तेल संबंधित देशों का क्या है? संगठन है, जो इसमें तेलों की मात्रा का हो ज़्यादा हो, खनिज तेल जहाँ से ज़्यादा निकलता हो। तो उसमें आता है ईरान, और आता है इराक, एक आता है कुवैत, एक आता है सऊदी अरब, और एक होता है वेनेजुएला। तो इसका हो जाएगा आंसर वेनेजुएला। ठीक है ना, निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला, इराक, ईरान और सऊदी अरब और एक कुवैत, एक वेनेजुएला। ये सब याद करके रखिएगा बाबू, ये सब जो है ना, ये जो है ओपेक का सदस्य है। और ये तेल संगठन, माने जिस देश में से तेल निकलता हो, तो ये तेल उत्पादक का अग्रणी देशों में से एक है सब। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप लोग पता होना चाहिए, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र द्वारा परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट मेरे भाई, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं? तो मेरे भाई विश्व के प्रमुख समुद्री जो पतन है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ पतन होता है, जो समुद्र से अटैच वाला पतन होता है, वो छोट मोट नहीं होता है, बड़ा बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा?
विस्तृत पतन हो जाएगा। कौन सा? विस्तृत। विस्तृत मतलब होता है फैला हुआ, बड़े बड़े होता है पतन। सेंट जॉन में, समझिएगा आप लोग, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है? तो मेरे भाई सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग जो है वो कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। कनाडा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई, सदई पोर्ट कहाँ है? सदई पोर्ट जो है बाबू, सदई पोर्ट आप लोग पता होना चाहिए, मिस्र में है। आप लोग बताया गया था मिस्र में सदई पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? जो कृषि से नहीं होता हो। कृषि मतलब खेती बाड़ी से जो उत्पादक नहीं होगा उसी को बोलेंगे कि जो निम्न में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है, मतलब जो कृषि से नहीं होता है। तो कॉफी कृषि से होता है तो ये तो नहीं होगा। चीनी कृषि से होता है। गन्ना, ईख, ये भी नहीं होगा। चाय, ये भी कृषि से होता है, ये भी नहीं होगा। नमक, ये कृषि से नहीं होता है मेरे भाई। ये नमक कहाँ से होता है? समुद्र से उत्पन्न किया जाता है, समुद्री जल से बनाया जाता है। देखिए इधर, नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मेरे भाई मानव विकास सूचकांक में जो प्रथम स्थान पर है वो है नॉर्वे है। कौन सा है? नॉर्वे। मानव नॉर्वे, नौ नॉर्वे, याद रखिएगा, 1 नंबर पर है। नेक्स्ट मेरे भाई, जनसंख्या परिवर्तक का घटक कौन है? बाबू जनसंख्या परिवर्तक का घटक कौन है? तो भाई देखिए, अगर परिवर्तक जनसंख्या में कैसे परिवर्तन होता है? परिवर्तन का मतलब की तक वृद्धि यानी तक कमी। तो याद रहिएगा, जब लोगों का जन्म होगा यानी बच्चों का जन्म होगा तभी भी जनसंख्या बढ़ेगा, तो ये भी हो जाएगा मेरे भाई परिवर्तन का एक कारण। मृत्यु होगा तभी परिवर्तन होगा, जनसंख्या घटेगा वो भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा। प्रवास, जब व्यक्ति एक अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे या दूसरे देश से अपने देश में आएंगे या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे या उस राज्य को छोड़कर इस राज्य में जाएंगे तभी भी जनसंख्या क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो ये भी होगा मेरे भाई, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर डी, इनमें से सभी क्या होगा? सभी। नेक्स्ट मेरे भाई, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? तो मेरे भाई आप लोग पता होना चाहिए कि अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वो होता है कौन सा? वायु प्रदूषण। सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन वायु प्रदूषण होता कैसे है? जैसे में वाहन चलता है रोड सड़कों पर तो उससे निकलता है SO2 और CO2, और फैक्ट्रियों से निकलता है, आप लोग नाम सुने होंगे, जो जल से रिएक्शन करते हैं H2O से रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं? H2O से रिएक्शन करते हैं, तो ये H2 हो जाता है, और ये SO2O से रिएक्शन करके SO3 जो कि सल्फ्यूरस अम्ल है। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल है, जो कि जब बारिश होता है तो सल्फ्यूरस अम्ल सीधे डायरेक्ट धरती पर आता है और यहाँ के जनजाति यानी यहाँ के प्राणी पर जन धन की काफ़ी हानि करता है, चर्म रोग पकड़ लेता है, अन्य प्रकार के अगर सब पानी में यानी कि जल तालाबों में ये अम्लीय वर्षा हो जाता है तो मछलियाँ यानी कि जल जीव का हानि होने लगता है, मरने लगती हैं। वैसे ही वो H2 लिख दिया जाता है, CO2O से रिएक्शन करके बनाता है CO3 की कार्बोनिक अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल है। तो याद रहेगा बाबू, तो वायु प्रदूषण, अम्ल वर्षा का क्या कारण है? वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु में SO2 और CO2 की मात्रा बढ़ता है, वही जल से रिएक्शन करके अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही बारिश के रूप में धरती पर गिरता है, जिससे आप लोग समझ में आ रहा है ना कि जीवों की अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था मेरे भाई? तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम, संचार का पहला प्रणाली है ना, एक स्थान से दूसरे समाचार, पहले लोग पता है रेडियो बहुत ज़्यादा सुनते थे, तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रकाशित हुआ था मेरे भाई? 1923 ईस्वी में। कब हुआ था? 1923। आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे मेरे भाई, ठीक ना। नेक्स्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, मजा आएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है, एकदम गर्दा करिएगा आप लोग। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? ओपेक जो है, अभी अब बताया ना, ओपेक जो है एक तेल से संबंधित जो देश है उनका संगठन है, और इसका जो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वियना। वियना का नाम सुने ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना में है। सीमेंट उद्योग आधारित है मेरे भाई। सीमेंट जो होता है उसका कच्चा माल होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम का एक क्या है? कैल्शियम का एक वो मुख्य अयस्क है। तो याद रहेगा, सीमेंट उद्योग जो होता है खनिज पर आधारित होता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक खनिज ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे भाई, और आज का अंतिम मेरे भाई, देखिए, भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुआ था? भारत में मुक्त आकाश नीति का मतलब होता है कि भारत में अगर कोई दूसरे देश का हवाई जहाज है तो जब मरे तब वो इधर उधर उड़ सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो ये कब प्रारंभ की गई थी? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे
क्योंकि इसका ऑप्शन सुन लीजिए, 1990 ए है, बी में है 1991, ऑप्शन नंबर सी में 1992, ऑप्शन नंबर डी है 1993। अगर आप पढ़ने वाले हैं मेरे भाई तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 34 का आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एक और लास्ट है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। घाटशिला कहाँ पर स्थित है? तो घाटशिला कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी है गोवा। ठीक है ना, इसको दो प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।